आई होप आप सभी समझते होंगे बेटा। तो बेटा सेकंड चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका सेकंड टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा। ये है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक आपका कवर हो चुका है बेटा। अब ये फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे आपका एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, उसने लॉ दिए आपके, दो लॉ दिए बेटा उसने। सबसे पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक आपका सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये होता क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लाइब्रेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, कितने अमाउंट के अंदर कोई भी सब्सटेंस आपका डिपॉजिट होगा या लाइब्रेटेड होगा, कहां पे बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोड पे। वो आपका इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितने भी क्वांटिटी हम इलेक्ट्रिसिटी की पास करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना भी मास आपका सब्सटेंसेस का लाइब्रेटेड होता है और डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे। तो अब मैथमेटिकली पोर्शन देखते हैं बेटा। W क्या है बेटा, यहाँ पे आपका W है आपका मास डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड, मास डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड। वो आपका कैथोड पे भी हो सकता है, एनोड पे भी हो सकता है। W क्या इंडिकेट करता है बेटा, आपका मास डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड। और Q क्या है बेटा आपका, Q आपका चार्ज भी लिख सकते हो इसको आप, इसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास करवाई ये भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, यहाँ पे आप चार्ज भी लिख सकते हो। तो बेटा W का क्या मतलब क्या है, मास डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, क्यों क्या है आपका, कितने अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग W क्या होगा बेटा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब जो बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको हम रिमूव करेंगे तो Z आ जाएगा आपका इसकी जगह पे Z, और Z क्या है आपका बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। Z क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो बेटा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आपने रिमूव किया, Z क्यों आ गया। अब जो Q होती है फिजिक्स में भी आपने बेटा Q किसके इक्वल होता है, करंट इनटू टाइम। I करंट के लिए, T टाइम के लिए, स्मॉल t बेटा। तो आपका Q किसके बराबर होगा बेटा, I इंटू टी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी बेटा Q की। तो W इज इक्वल टू Z है आपका एज इट इज, Q की जगह पे आपने क्या ये वैल्यू रख दी I इंटू टी। अब बेटा आपका क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं ये दोनों वैल्यू रख देता हूँ आपकी यहाँ पे, तो आपका क्या जाएगा, मान लो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, तो W किसके इक्वल आ गया आपका, Z के। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, अब जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपका होता क्या है। देखो बेटा कैसे डिफाइन करोगे, यानी सिंपल सी बात है बेटा, ज्यादा रेक्टिफिकेशन नहीं करना आपने। यहाँ पे क्या था बेटा, W Z के इक्वल कब आया, जब हमने I की वैल्यू भी 1 रख दी और T की वैल्यू भी क्या रख दी, 1। अगर बेटा आपने यहाँ पे 1 रख दिया, इसकी जगह पे 1 रख दिया, इसकी जगह पे भी 1 रख दिया, तो आपका W किसके इक्वल आ जाएगा, Z के इक्वल। तो हमने सिर्फ डेफिनेशन के अंदर भी यही बात बतानी है बेटा, कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने अमाउंट के अंदर सब्सटेंस आपका लाइब्रेटेड हुआ है या डिपॉजिट हुआ है। कब बेटा, जब हमने करंट को कितना लिया बेटा, 1 एम्पियर। जब हमने क्या किया, 1 एम्पियर करंट को पास करवाया बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, कितने टाइम के लिए बेटा, 1 सेकंड के लिए। यानी आपने 1 करंट एम्पियर को 1 सेकंड के लिए पास करवा दिया बेटा किसके अंदर से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से। उस टाइम हम बोल देंगे वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये वैल्यू आप देख सकते हो बेटा, Z इंटू आई, करंट इसकी वैल्यू आपने I इंटू टी 1 रख दी दोनों जगह पे, करंट इंटू टाइम। तो Z आपका किसके इक्वल आ गया बेटा, W के इक्वल। तो ये था आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये बेटा मैथमेटिकल जो आपके कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं वहां पे कई बार हम ये फार्मूले यूज कर सकते हैं, तो ये फार्मूला भी आपने ध्यान रखना बेटा। W किसके इक्वल हो गया आपका, ZIT, सभी का आपको पता है, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, I करंट है, T टाइम है।
तो z की वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी, E बाई एफ के। तो W आपका क्या हो जाएगा, E बाई एफ है आपका, I इंटू टी है ये आपका। तो इसको इस साइड ले आओ बेटा W को, W क्या हो जाएगा आपका, E इक्विवेलेंट वेट के लिए है बेटा आपका, M मोलर मास के लिए। तो MIT मोलर मास इनटू करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय में n आपका कितने नंबर ऑफ लॉस आपके इलेक्ट्रॉन हुए हैं या गेन हुए हैं, आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। और ये आपकी फार्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू MIT इंटू डिवाइडेड बाय में NF। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ये भी आपने याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल जब हम स्टडी करेंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो बेटा अब पढ़ते हैं हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा अब हम स्टडी करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बेटा फर्स्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड लॉ क्या कहता है देखो, इट इज डिफाइंड एज when same quantity of electricity is passed through the two electrolytic solution connected in a series, the amount of substance deposit at any electrode is directly proportional to its equivalent weight। देखो बेटा इक्विवेलेंट वेट आप 11th में निकालना है, बाकी आप बता दूंगा मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से आपने देखना है बेटा। तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से और उसको कनेक्ट किया हमने एक सीरीज के अंदर, दे आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, तब क्या होगा बेटा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उस टाइम जितने अमाउंट के अंदर सब्सटेंस आपका डिपॉजिट होगा एट एनी इलेक्ट्रोड, वो आपका कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो बेटा एग्जांपल देखो, यहाँ पे मान लो आपने ये दो लिए बीकर टाइप इंस्ट्रूमेंटेशन लिया आपने, यहाँ पे आपने दो इलेक्ट्रोड लगाए बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे फिटेड किया सॉल्यूशन के अंदर, जो ये सॉल्यूशन लिया है ये बेटा आपने AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं बेटा इसको, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लिया है आपने वो सिल्वर, Ag मीन बेटा सिल्वर। तो इसको आपस में कनेक्टेड किया सीरीज के अंदर बेटा, एक यहाँ पे लिया आपने, यहाँ पे भी दो आपने इलेक्ट्रोड लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड चेंज किया आपने, यहाँ पे Ag का इलेक्ट्रोड लिया था, यहाँ पे आपने क्या लिया बेटा Cu कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, और यहाँ पे आपने क्या लिया था AgNO3 सॉल्यूशन, यहाँ पे आपने क्या लिया बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लिया, और इसको आपने क्या किया कनेक्टेड इन सीरीज कर दिया। तो उस टाइम क्या बोला इसने, मान लो यहाँ पे क्या है सिल्वर डिपॉजिट हो गई, तो अमाउंट ऑफ Ag डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ Ag सिल्वर आपके कितने अमाउंट के अंदर डिपॉजिट होगी डिवाइडेड बाय में अमाउंट ऑफ Cu डिपॉजिट बेटा, ये किसके इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। तो ये बोलता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां से देखो बेटा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट जैसे कॉपर का है, किसी भी का एलिमेंट का निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट आप किसी भी एसिड का निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट आप ऑफ एन बेस, तीनों का निकाल सकते हो बेटा, एसिड का भी निकाल सकते हो, बेस का भी निकाल सकते हो, और जो आपने एलिमेंट लिए हैं उसका भी आप निकाल सकते हो। देखो बेटा किस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। देखो बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट, तो बेटा इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का, मोलर मास लिख सकते हो, आप एटॉमिक वेट लिख सकते हो एलिमेंट के लिए, तो आप एटॉमिक वेट लिखोगे बेटा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय में वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को हम वैलेंसी बोलते हैं। मान लो आपने कार्बन का निकालना है, किसी का भी कार्बन का एटॉमिक वेट आपने निकालना है बेटा, तो कार्बन का एटॉमिक वेट आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा 12 होता है। तो इसका मतलब एटॉमिक वेट कितना आ गया कार्बन का 12 बेटा, और वैलेंसी कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं 6 एटॉमिक नंबर होता है आपका, तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर कितने आ गए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन।
तो बेटा वैलेंसी आपकी कितनी होगी 4, तो डिवाइडेड बाय आप 4 कर दो, कैंसिल कर दो इसको, 4 कितना आ जाएगा बेटा, डिवाइड 4 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आ जाएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन आपका कितना आएगा 3। कोई भी एलिमेंट आप इस तरीके से चूज कर सकते हो। तो आपने फार्मूला क्या लगाना है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय में वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हो। अब देखो बेटा, अगर आपने किसी भी एसिड का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट आपने किसी भी एसिड का निकालना है, मान लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, एसिड का निकालोगे, मान लो आपने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहां से देखो बेटा, इससे रिलेटेड है टॉपिक आपका सारा ये H2SO4। फार्मूला क्या होता है इसका, एसिड होगा तो बेसिसिटी होगी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ H पॉजिटिव आयन या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ OH नेगेटिव आयन, एसिडिटी और बेसिसिटी बोलते हैं बेटा। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का फार्मूला क्या होगा आपका, मोलर मास, मोलर मास का मतलब बेटा मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एसिड है, तो एसिड है तो आपकी क्या आ जाएगी बेसिसिटी, अगर बेस होता तो एसिडिटी आ जाती बेटा। अभी बताता हूं कैसे है। मोलर मास देखो H2SO4 है आपका, हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का आपका होता है 16 एटॉमिक नंबर, E1 है तो डायरेक्ट 2 गुना आपका क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट, यानी 32 प्लस में एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 एटॉमिक वेट की अगर मैं बात करता हूँ 16 और 4 एलिमेंट है बेटा आपके, 16 इंटू 4 64, तो टोटल कितना आ गया बेटा आपका 98। तो 98 क्या है बेटा आपका ये मोलिकुलर मास, मोलर मास, यानी ऊपर आप क्या लिख दोगे 98। अब बेसिसिटी का मतलब क्या है, देखो H2SO4 है, H2SO4 है तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा, डिकम्पोज कराएंगे तो 2H पॉजिटिव और आपका SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे कितने H पॉजिटिव आयन हुए आपके, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने हुए 2, यानी इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बेटा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 49। तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप क्या निकाल सकते हो, फार्मूला इस फार्मूले से निकाल सकते हो, मोलर मास डिवाइडेड बाय में बेसिसिटी। तो ये आपका H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया बेटा आपका 49। अब बेटा किसी भी बेस के लिए देखते हैं हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन बेस। अगर मैं ये देखता हूं बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन बेस, किसी भी बेस के लिए ऑफ ए बेस कैसे भी लिख सकते हो बेटा इसको आप। तो अब आपने क्या लिखना फार्मूला बेटा, यहाँ पे मोलर मास या मोलिकुलर मास आप लिख सकते हो। अब बेस है बेटा आपका, अगर बेस है तो क्या आएगा नीचे डिवाइडेड बाई एसिडिटी। मान लो आपने NaOH का बताना है, आपसे कोई पूछता है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो कितना होगा बेटा, देखो NaOH, सबसे पहले मोलर मास की मैं बात करता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है विच इज ओड। अगर एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो +1, यानी 11 इंटू 2 + 1 कितना आ गया बेटा 23, प्लस ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर अभी डिस्कस किया था 16 हो गया बेटा, और +1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 40, तो कितना आ गया बेटा ये आपका 40। तो यहाँ पे मोलर मास कितना आ गया आपका 40। अब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ OH नेगेटिव आयन, या ये देखते हैं हम कितने OH नेगेटिव हमें मिलते हैं NaOH के केस में। NaOH किस तरीके से डिकम्पोज होता है बेटा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी यहाँ पे हमें OH नेगेटिव कितना मिला बेटा 1, तो डिवाइडेड बाई में एसिडिटी क्या आ जाएगी इसकी 1, तो कितना आ जाएगा 40। यानी आप क्या बोल सकते हो कि NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये रूल भी क्या बोलता है आपका, मतलब फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी क्या बोलता है कि कितने अमाउंट के अंदर कोई भी है आपका, कोई भी एलिमेंट है डिपॉजिट हुआ है और लाइब्रेटेड हुआ किसी भी इलेक्ट्रोड पे, ये देखो अमाउंट ऑफ Ag डिपॉजिट किसके बराबर हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ Ag, और अमाउंट ऑफ Cu डिपॉजिट किसके इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को हम क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं बेटा। इस पे अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपने इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं एसिड का, बेस का, किसी भी एलिमेंट का, इन सभी बातों को बेटा ध्यान रखना है। और जो भी आपका टॉपिक हुआ है इस पे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, फैराडेज लॉ पे न्यूमेरिकल आपके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
तब तक बेटा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल है वो प्रैक्टिस के लिए आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, हमको समझना है बेटा। तो न्यूमेरिकल जो होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।